इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैंक्रियाटाइटिस। ओके, पैंक्रियाटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास। अब जो पैंक्रियाटाइटिस है ये दो तरह का, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है और हमारे पास क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है ये रिवर्सिबल कंडीशन है, जबकि जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है ये इरिवर्सिबल है। तो पहले देख लेते हैं हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की सिंपली डेफिनेशन क्या होगी कि ये हमारे पास रिवर्सिबल इंजरी होती है पैंक्रियास की, ठीक है। स्पेशली इसमें क्या होता है, पैंक्रियास का पेरेन्काइमा जो होता है वो डैमेज हो रहा होता है। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि पैंक्रियास में किस किस्म कौन कौन से सेल्स होते हैं। एक जो है वो पैंक्रियास में एक्सोक्राइन सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इनकी जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं एसिनार सेल्स। दूसरे यहाँ पर हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं जो जिसमें बीटा सेल्स होती हैं और अल्फा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और नंबर 3 पे पैंक्रियाटिक डक्ट्स होती हैं जो हमारे पास पैंक्रियास के एंजाइम्स को मूव करके लेके जा रही होती हैं ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में ये एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब व्हाट आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। अब इसमें मेटाबॉलिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, वस्कुलर फैक्टर्स हो सकते हैं और इन्फेक्शियस फैक्टर्स हो सकते हैं। मेटाबॉलिक फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाता है अल्कोहलिज्म। स्पेशली जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म होता है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है पैंक्रियास को। नेक्स्ट है हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया। हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया में ये होता है कि हमारे पास लिपोप्रोटीन्स ज़्यादा हो जाती हैं। जब लिपोप्रोटीन्स ज़्यादा होती हैं तो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियास के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। वो एक्टिव तब होती हैं जब वो ड्यूडेनम में आती हैं। तो इस तरह से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जब अब नॉर्मली एक्टिव होंगे तो वो पैंक्रियास का पेरेन्काइमा डैमेज होगा। फिर है हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया स्पेशली हमारे पास होता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। जब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा, हाइपरकैल्सीमिया होगा, तो हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। तो इस केस में भी यही होगा कि जो इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे पैंक्रियास में जो पड़े हुए होंगे वो एबनॉर्मली एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे और पैंक्रियास के पेरेन्काइमा को डैमेज कर देंगे। तीसरा है ड्रग्स। ड्रग्स में स्पेशली हमने दो ड्रग्स याद रखनी है। एक है एजाथायोप्रीन जो हम ऑटोइम्यून डिजीज़ में देते हैं, फॉर एग्जांपल रूमेटाइड आर्थराइटिस में, और दूसरी है फ्यूरोसिमाइड जो हम हाइपरटेंशन के लिए देते हैं। ये दो ड्रग्स हैं वो डैमेज करती हैं पैंक्रियास को। उसके बाद आ जाती हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में आ जाती हैं म्यूटेशंस। इसमें हमने दो जीन्स याद रखनी है। एक हमारे पास PRSS1 जीन है जो हमारे पास ट्रिप्सिनोजेन जीन है, और दूसरी हमारे पास आ जाती है SPINK जीन। ये हमारे पास होती है सीरीन प्रोटीनेज इनहिबिटर जीन, सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर जीन, ठीक है। ये दो जीन्स आ जाती हैं, इनकी म्यूटेशंस होती हैं तो उसकी वजह से भी पैंक्रियास डैमेज होती है। उसके बाद ये यानी कि ये हमारे पास हेरिडिटरी कंडीशन हो गई। उसके बाद आ जाता है मैकेनिकल डैमेज टू द पैंक्रियास। अब इसमें कोई गॉल स्टोन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है वो ऊपर से जो होती है वो बाइल डक्ट के साथ मिल रही होती है, और दोनों मिलके कॉमन जो होती है वो एक कॉमन डक्ट बना रहे होते हैं जहाँ पर स्फिंक्टर ओडी होता है वो ओपन हो रही होती है इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि गॉल स्टोन्स होते हैं, वो गॉल स्टोन्स जो है ना वो बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैंक्रियास की भी सिक्रीशंस जो होती है ना वो जहाँ पर बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल रही होती है उस पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है पैंक्रियास के एंजाइम्स भी जो होते हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाते ड्यूडेनम में, और पैंक्रियास को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। फिर कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई आइट्रोजेनिक इंजरी। आइट्रोजेनिक इंजरी मीन्स कि कोई सर्जरी के दौरान इंजरी हो जाती है, या कोई और हम मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हो उसके दौरान इंजरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑपरेशन के दौरान इंजरी हो जाए, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के दौरान इंजरी हो जाए, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आते हैं वस्कुलर फैक्टर्स। वस्कुलर फैक्टर्स में एक है शॉक। फॉर एग्जांपल एक पर्सन को हाइपोवोलेमिक शॉक है तो उसकी ब्लड सप्लाई जो होती है पैंक्रियास को जो होती है वो इनहिबिट हो जाती है, उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। फिर एथीरो एम्बोलिज्म में भी इस्कीमिया हो जाएगा, वहाँ पर एम्बोलस बन जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी पैंक्रियास को और वो डैमेज हो जाएगी। फिर वस्कुलाइटिस, वस्कुलाइटिस में भी इन्फ्लेमेशन होगी और ब्लड सप्लाई इनहिबिट हो जाएगी। उसके बाद है इन्फेक्शन। सर्टेन इन्फेक्शंस भी जो होती हैं वो डैमेज करती हैं पैंक्रियास को, यहाँ पर इन्होंने मम्प्स का बताया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस। हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस में जो हमने ऊपर जेनेटिक म्यूटेशंस पढ़ी है ना दो जीन्स की, एक हमने PRSS1 जीन पढ़ी और दूसरी हमने SPINK1 जीन पढ़ी है। हेरिडिटरी पैंक्रियाटाइटिस में इन दोनों जीन्स की म्यूटेशंस हो रही हैं। इन दोनों जीन की म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो सकती है एंजाइम्स की, और उसकी वजह से पैंक्रियास डैमेज हो जाती है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि सबसे पहले हमने कहा था कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में होता क्या है
कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पास पेंक्रियाज के पैरेन्काइमा को डैमेज कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स कि हमारे पास नेक्रोसिस हो रही होती है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि मॉर्फोलॉजी में हमें नेक्रोसिस नज़र आएगी पेंक्रियाज के पैरेन्काइमा की। ठीक है, जब नेक्रोसिस होती है तो हमें पता है इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया इन्फ्लेमेशन। एक पॉइंट हो गया नेक्रोसिस, नेक्स्ट पॉइंट आ गया इन्फ्लेमेशन। जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, एडीमा होता है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, एडीमा। और एडीमा की वजह से भी क्या होता है कि ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, ब्लड वेजल्स डैमेज होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है वो हेमरेजेस अपीयर हो सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेजल्स। तो ये हो गई हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी के मेन पॉइंट्स। अब जो हमारे पास एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है वो माइल्ड फॉर्म में भी हो सकता है और वो सीवियर फॉर्म में भी हो सकता है। अगर तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस माइल्ड फॉर्म में हो रहा है तो इसमें सिंपली हमारे पास फैट नेक्रोसिस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लाइपेजेस एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फैट नेक्रोसिस करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास फैट सेल्स जो होंगे उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने हिस्टोलॉजिकली ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये सारी फैट सेल्स की नेक्रोसिस हो रही है। जब फैट सेल्स की नेक्रोसिस होती है तो इन फैट सेल्स में से फैटी एसिड्स रिलीज़ होते हैं। अब वो फैटी एसिड्स जो होती हैं वो बाइंड कर जाते हैं कैल्शियम के साथ, और ये कैल्शियम जो होता है वो ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। यहाँ पर इतना अच्छा ब्लू कलर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने ये फैट सेल्स की नेक्रोसिस दिखाई हुई है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास माइल्ड फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। फिर होती है हमारे पास सीवियर फॉर्म ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। जो सीवियर फॉर्म होती है पैंक्रियाटाइटिस की उसको हम एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पैरेन्काइमा के साथ साथ हमारे पास यानी कि ईसीएनआर सेल्स के साथ साथ हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस भी डैमेज हो रहे होते हैं, यानी कि इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन भी खत्म हो जाती है। तो उस वजह से क्या होगा, पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रॉस नेट, मतलब ग्रॉसली हमें क्या मिलेगा। ग्रॉसली क्या होता है कि हमारे पास एरियाज़ ऑफ हेमरेजेस होते हैं। ठीक है, वो जो हमें रेड ब्लैक करके नजर आएंगे एरियाज़ ऑफ हेमरेजेस। साथ में हमारे पास एरियाज़ ऑफ नेक्रोसिस होते हैं, जो येलो वाइट चौकी एरियाज़ होते हैं नेक्रोसिस के, ड्यू टू फैट नेक्रोसिस। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है क्योंकि यहाँ पर हेमरेजेस हो रहे हैं तो जो हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी में हमें फ्लूइड नज़र आता है। और वो फ्लूइड कैसा होता है, वो ब्राउन टिंच्ड फ्लूइड होता है विथ फैट ग्लोब्यूल्स, क्योंकि हमारे पास जो पैंक्रियाज है इसकी फैटी नेक्रोसिस हो रही है, साथ में हेमरेजेस हो रहे हैं, तो पूरी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड बाहर जाता है जो ब्राउन टिंच्ड होता है और फुल होता है फैट ग्लोब्यूल्स से। फिर उन्होंने यहाँ पर एक और टर्म यूज़ की हुई है, हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस, यानी कि अगर हमारे पास पैंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो रही है और साथ साथ सीवियर हेमरेजेस हो रहे हैं तो उसे हम कह देते हैं हेमरेजिक पैंक्रियाटाइटिस। अब ये जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है, इन्होंने एक साइड पे, यहाँ पर राइट साइड पे तो इन्होंने दिखाई हुई है फैट नेक्रोसिस। ठीक है, और जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है पैरेन्काइमा की नेक्रोसिस। ये सारा पैरेन्काइमा था और यहाँ पर इस पैरेन्काइमा की नेक्रोसिस होगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी सेल्स ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रॉस फीचर्स। ये इन्होंने जो है वो कट सेक्शन दिखाया हुआ है पैंक्रियाज का। इसमें ये जो रेड ब्राउन सा एरिया नज़र आ रही है हेमरेज है, और ये जो येलो और चौकी वाइट एरियाज नज़र आ रही हैं इन्होंने नेक्रोसिस दिखाई हुई। उसके बाद आ जाती है पैथोजेनेसिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की जो पैथोजेनेसिस है ना, इसमें 3 हमारे पास जो है ना वो मैकेनिज़म्स आ जाते हैं। फर्स्ट मैकेनिज़्म, सेकंड मैकेनिज़्म और थर्ड मैकेनिज़्म। अब फर्स्ट मैकेनिज़्म क्या कहता है, फर्स्ट मैकेनिज्म में ये होता है कि हमारे पास जो पैंक्रियाटिक डक्ट होती है ना उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, यहाँ पर इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अब वो किसी भी वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज हो सकता है, कोई गॉल स्टोन हो सकता है यहाँ पर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म की वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है, जिसे स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, उसकी यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वो कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो पैंक्रियाटिक टिश्यूज़ के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाते हैं। जब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स यहाँ पर एक्यूमुलेट करना शुरू होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास लाइपेजेस जो होती हैं ना वो एक्टिवेट हो जाती हैं पैंक्रियाज में। वैसे सारे एंजाइम्स जो हैं पैंक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन लाइपेजेस जो होती हैं ना वो थोड़े बहुत एक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो भी सब एक्टिव नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं। अब जब लाइपेजेस एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से फैट नेक्रोसिस शुरू कर देते हैं। और जब भी नेक्रोसिस होती है हमें पता है इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल एडीमा होता है। ठीक है, जब एडीमा होता है तो ये हमारे पास एडीमा का जो फ्लूइड होता है वो ब्लड वेजल्स के इर्द गिर्द जमा होना शुरू कर देता है। वो ब्लड वेजल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ब्लड फ्लो जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पैंक्रियाज का इस्कीमिया हो जाता है।
ठीक है। जब इस्कीमिया होगा तो उसकी वजह से पैंक्रियाज के एसिनार सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये एक मैकेनिज्म हो गया। सेकंड मैकेनिज्म में ये होता है कि किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल अल्कोहल की वजह से, ड्रग्स की वजह से, जो पीछे हमने पढ़ी थी ड्रग्स, एजाथायोप्रीन और फ्यूरोसमाइड, फिर कोई ट्रॉमा हो जाए, इन कोई वायरस आ जाए, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारे पास एसिनार सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अब जब एसिनार सेल्स डैमेज होते हैं तो इनमें से क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स भी होते हैं। ये एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। जब ये एंजाइम्स रिलीज़ होती हैं तो इनकी किसी भी वजह से एक्टिवेशन हो सकती है, और जब ये एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तो ये इर्द गिर्द वाले एसिनार सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इर्द गिर्द वाले एसिनार सेल्स भी डैमेज होंगे, पैंक्रियाज की डक्ट्स भी डैमेज होंगी, पैंक्रियाज का पैरेन्काइमा सब कुछ डैमेज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड मैकेनिज्म भी हो गया। फिर हम आ जाते हैं थर्ड मैकेनिज्म पे। थर्ड मैकेनिज्म में क्या होता है कि इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास ना पैंक्रियाज में दो तरह की एंजाइम्स होते हैं। एक हमारे पास लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं वो किसी और मैकेनिज्म्स के थ्रू रिलीज़ हो रहे होते हैं, थ्रू द पैंक्रियाज, और लाइसोसोमल एंजाइम्स किसी और पाथवे के थ्रू रिलीज़ हो रहे होते हैं। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। अब क्या होता है कि कोई इस तरह सा कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है पैंक्रियाज में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है ना, ये भी लाइसोसोमल एंजाइम्स वाले पाथवे के थ्रू रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली इन्होंने इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होना था। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज़ होंगे, सारे पैनक्रियाज के पैरेन्काइमा को, उसके एसिनार सेल्स को, सबको डैमेज करना शुरू कर देंगे। तो इन सब रीजंस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास एसिनर सेल्स की इंजरी हो जाती है। जब एसिनर सेल्स की इंजरी होती है तो एसिनर सेल्स रप्चर करते हैं, एक्टिवेटेड एंजाइम्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब एंजाइम्स होंगे वो एक्टिवेटेड फॉर्म में, जब एसिनर सेल्स के डैमेज की वजह से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, वो वहाँ से रिलीज़ हुए, किसी भी वजह से एक्टिवेट हो गए। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो एक्टिवेटेड एंजाइम्स होंगे ये फर्दर क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल एडीमा करवाएंगे, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करवाएंगे, फर्दर डैमेज करवाएंगे, फैट नेक्रोसिस करवाएंगे, वहाँ पर हेमरेजिस करवा देंगे। और इस सब रीजंस की वजह से क्या होगा, हमारे पास एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन होती है, और ये पेन जो एक तो एक्यूट एब्डोमिनल पेन होती है वो बैक पे जा रही होती है, ठीक है, और साथ में क्या होता है उसको रेफर्ड पेन होती है ऑन द लेफ्ट शोल्डर। बाकी उसमें साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, एनोरेक्सिया होता है, नोजिया, वॉमिटिंग। इसके अलावा जब उसकी हम ब्लड बायोकेमिस्ट्री करवाते हैं तो उसके अमाइलेजेस और लाइपेजेस एंजाइम्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ हुए होते हैं। और ये जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। थैंक यू।